हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आज हम कर रहे हैं क्लास 7 एसएसटी जीएसबी बोर्ड से सेमेस्टर 2 का एसएसटी का चैप्टर नंबर 5 इंडिया एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन। हमारे देश में किस तरीके से एग्रीकल्चर होता है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, और ट्रांसपोर्टेशन यानी सारा सामान लाना ले जाना और किस तरीके से लोग आते जाते हैं, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो देखो, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। अबाउट 70% ऑफ द पीपल आर engaged in agricultural activities. The prosperity of the country is based on the development of agriculture. Different types of crops are grown in India. Crops grown are useful either for food or for industry. Agriculture has progressed by leaps and bounds after independence. Now India is guiding the developing nations in industrial technology. तो बच्चों, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर के कारण ही डेवलपमेंट होता है। देश की प्रॉस्पेरिटी यानी देश की जो पैसे हैं वो बहुत ज्यादा, देश की खुशहाली सब इसी से मिलती है। और हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत सारे क्रॉप्स भी ग्रो करता है। नई नई टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर के लिए गाइड करती हैं, जैसे कि हम लोग सर्वे करते हैं लैंड का, हमें क्लाइमेट का पता चलता है वेदर फोरकास्टिंग से। तो ये सारी चीज़ों से बच्चों क्या होता है, हमारा देश बहुत ही आगे जाता है। Dear students, you have already studied about Gujarat's agriculture, industry and transportation in standard 6. Now we will study about agriculture in India. तो इस चैप्टर में हम इंडिया की बात करने वाले हैं। तो बच्चों, राइट द क्रॉप्स ग्रोन इन गुजरात। तो गुजरात में क्या क्या उगाया जाता है उनके बारे में लिखना है। जैसे कॉटन उगाया जाता है, बाजरी उगाई जाती है, टोबैको उगाया जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 5 नाम लिखने हैं। राइट द इंडस्ट्रीज ऑफ गुजरात। तो गुजरात में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं। तो गुजरात में जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, वैसे ही 5 इंडस्ट्री के बारे में आपको लिखना है। इसके बाद में एग्रीकल्चर इन इंडिया को आप समझते हैं। तो देखो, फर्स्ट है नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर। बच्चों, जहाँ पे अनइरिगेटेड यानी ज्यादा पानी नहीं होता है, वैसे वाले एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं। तो देखो, द एग्रीकल्चर विच इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून इज कॉल्ड नॉर्मल और अनइरिगेटेड एग्रीकल्चर। यानी जो सिर्फ बारिश के ऊपर निर्भर करता है और खुद से हम लोग ज़्यादा पानी नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो शोरगम या फिर मिलेट आर ग्रोन इन एरिड रीजन्स। तो ये एरिड यानी सूखे वाले रीजन में उगते हैं। शोरगम का मतलब, शोरगम इज ग्रोन इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो शोरगम यहाँ पर उगता है। मिलेट यानी बाजरी मिलेट इज ग्रोन इन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा इन इंडिया। तो मिलेट का मतलब होता है बाजरा। बच्चों, ये ध्यान रखना। यहाँ पर लोग बाजरे की रोटी खाते हैं ना, रोटला जिसे आप लोग कहते हैं। अब ये देखो, ये हमारे इंडिया का मैप है, इसमें फूड ग्रेन्स उगाए हुए हैं। आपको यहाँ पर ये याद रखना है बच्चों। देखो, शोरगम कहाँ उगता है, मिलेट कहाँ उगता है, इनके सिंबल, कॉटन कहाँ उगता है, कॉर्न यानी जो हमारा मकई जिसे बोलते हैं। तो ये सभी जगह पर यहाँ पर देखो लगे हुए हैं। गुजरात में बच्चों ग्राउंडनट भी उगता है, बहुत ज्यादा मूंगफली जिसे कहते हैं। गुजरात में मिलेट भी उगता है, बाजरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बच्चों ध्यान रखनी है और ये सारी चीजें आपके एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। अब देखो, थिंग्स टू नो। इंडिया होल्ड्स द फर्स्ट पोजीशन इन द कल्टीवेशन ऑफ मिलेट। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बाजरी हमारे ही देश में उगती है। अब देखो, कॉर्न की बात करते हैं तो जिसे गुजराती में मकाई कहते हैं, हिंदी में भुट्टा कहते हैं। तो देखो, कॉर्न इज यूज्ड एज ग्रेन एंड एज फॉडर फॉर एनिमल्स। तो ये खाने के लिए और जानवरों को खिलाने के लिए भी यूज होता है। इट इज मेनली ग्रोन इन कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली। ग्राउंडनट रिक्वायर्स लेस रेन टू ग्रो। गुजरात इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया। सबसे ज्यादा ग्राउंडनट यानी मूंगफली गुजरात में ही उगती है। It is also grown in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra and Madhya Pradesh. 50% of the edible oil is extracted from groundnut. तो बच्चों, मूंगफली के तेल में ही तो हम लोग सारी चीज़ों को तलते हैं, खाने के लिए यूज़ होता है। तो ये भी याद रखो कि ग्राउंडनट में से ऑयल भी निकाला जाता है। अब देखो, मेक अ लिस्ट ऑफ डिशेस विच यूजेस ग्राउंडनट एज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। तो अभी ये पढ़ाते पढ़ाते मुझे तो तेल में तले जाने वाले समोसों की याद आ गई है, कचौरियों की याद आ गई है। अब बच्चों, आप लिस्ट बना लीजिए कि तेल में हम लोग क्या क्या चीजें तलते हैं। अब देखो, ड्राई फार्मिंग की बात करते हैं, यानी कि सूखी खेती जो होती है। तो देखो, ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन वाटर इज कलेक्टेड इन लो लाइंग एरियाज। ड्राई फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन सच एरियाज। व्हीट ग्रोज वेल इन सच एरियाज।
ड्राई फार्मिंग में बच्चों गेहूं उगाए जाते हैं। जब मानसून आता है तो जो ढलान वाले इलाके होते हैं वहां पे पानी इकट्ठा कर लिया जाता है और उसकी मदद से हम लोग वीट की फार्मिंग करते हैं। अब देखो इरिगेशन फार्मिंग यानी जहां पर ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। द लैंड वेयर द फार्मिंग इज डन थ्रू इरिगेशन, दैट इज वेल्स, लेक्स, कैनाल्स एक्सेट्रा, इट इज कॉल्ड एज इरिगेशन फार्मिंग। इन इंडिया ऑन 30% ऑफ लैंड इरीगेशन फार्मिंग इज कैरिड आउट। तो बच्चों इंडिया के 30% लैंड के ऊपर इरीगेशन फार्मिंग की जाती है। मतलब यहाँ पर हम पानी की सुविधा हमें करनी पड़ती है कुएं से, लेक से या कैनाल से। शुगर केन की बात करते हैं तो शुगर केन का मतलब होता है गन्ना, गुजराती में से शेरडी कहा जाता है। तो देखो इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन वर्ल्ड। Hot and humid climate is favorable for sugarcane. Sugarcane is grown in Punjab, Gujarat, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra, Haryana and Tamil Nadu. तो ये गन्ने से ही तो बच्चों हमारा गुड़ बनता है जिसे हम जैगरी कहते हैं, शक्कर बनती है। तो ये शुगर केन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो कॉटन की बात करते हैं। कॉटन क्रॉप टेक्स 6 to 8 months to get ready. द स्काई शुड बी क्लियर व्हेन इट इज हार्वेस्टेड। तो बच्चों कॉटन का जो पौधा होता है उसे 6 से 8 महीने लगते हैं रेडी होने में, और आसमान बिल्कुल साफ होना चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए जब कॉटन को हम लोग हार्वेस्ट करते हैं यानी काटते हैं फसल को। इट इज मेनली ग्रोन इन गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। बच्चों थिंग्स टू नो, पंजाब इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, इट इज कॉल्ड द व्हीट बॉल ऑफ इंडिया। तो बच्चों सबसे ज्यादा गेहूं जो होते हैं वो पंजाब में उगते हैं व्हीट, और इसीलिए पंजाब को कटोरा कहा जाता है गेहूं से भरा हुआ, व्हीट बॉल ऑफ इंडिया। बिसाइड्स पंजाब इट इज ग्रोन इन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। Bhalia wheat of Bhal region of Gujarat is very famous. Oil is extracted from cotton seeds. इट इज कॉल्ड कॉटन सीड ऑयल। तो बच्चों कपासिया, आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि हम घर में कौन सा तेल खाते हैं तो काफी लोग कहेंगे कपासिया खाते हैं। तो कॉटन सीड में से भी ऑयल निकाला जाता है जिसे कॉटन सीड ऑयल कहा जाता है। अब देखो जूट, तो जूट के बारे में तो आपने सुना ही है, जूट बैग्स के बारे में, डेकोरेशन के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं। तो देखो जूट क्रॉप टेक्स 8 to 10 months टू गेट रेडी। द हार्वेस्टेड स्टेम्स ऑफ जूट फाइबर इज फर्स्ट टाइड टुगेदर एंड सोक्ड इन वाटर टू सॉफ्टन। तो बच्चों ये जो जूट के बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ज्यादातर नदी वाले इलाकों में इसे रखा जाता है। इनको काटने के बाद इन्हें बंडल्स में बांध दिया जाता है और फिर पानी में डुबो के रखा जाता है काफी ज्यादा समय तक, ताकि ये क्या हो जाए, एकदम सॉफ्ट हो जाए। द फाइबर्स आर देन स्ट्रिप्ड फ्रॉम द स्टॉक इन लॉन्ग स्ट्रैंड्स एंड वॉश्ड इन क्लियर रनिंग वाटर। और उसके बाद इनकी जो ऊपर की लेयर होती है इन प्लांट के स्टेम की, उनको उखाड़ उखाड़ के निकाल लिया जाता है, उन्हें धोया जाता है, साफ किया जाता है। Then they are hung up or spread on thatched roof to dry. उसके बाद इन्हें लटकाया जाता है या फिर धूप में छत पे जाके सुखा दिया जाता है। जूट इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार एंड ओडिशा। क्योंकि इससे बहुत ज्यादा पानी चाहिए तो ये हमारे ईस्टर्न एरियाज में ज्यादा उगता है। अब देखो पैडी की बात करते हैं। पैडी का मतलब क्या होता है, चावल, राइस। Paddy is an important crop of India. It is staple diet of most of the Indians. Staple का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लोग हर रोज अपने रूटीन लाइफ में पैडी यानी कि चावल खाते हैं। इट इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, आसाम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरला, तमिलनाडु एंड गुजरात। तो यहाँ पे राइस की खेती की जाती है। राइस को बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है बच्चों। अब देखो प्लांटेशंस की बात करें। व्हेन सर्टेन क्रॉप्स आर ग्रोन इन द गार्डन मेथड एंड टेकन केयर एज गार्डन, इट इज कॉल्ड एज प्लांटेशन। तो जैसे गार्डन में हम लोग कोई पेड़ उगाते हैं उसके बाद उसकी देखभाल करते हैं, तो उसी तरीके से अगर किया जाता है तो उसे प्लांटेशन कहा जाता है। जैसे कि टी, कॉफी, फ्रूट ऑर्चार्ड्स, वेजिटेबल, कोकोनट पाम, तो इन सब की बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। फिर देखो टी की बात करते हैं। टी इज ग्रोन ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स वेयर द फॉरेस्ट आर क्लियर्ड, वाटर लॉज्ड इन नियर द रूट्स ऑफ द ट्री प्लांट्स। तो बच्चों टी जो है ज्यादातर हिली एरियाज पे उगाया जाता है। पता है ना कि हमें आसाम देश के वासी हम चाय उगाते हैं, है ना, तो आपने ये देखा होगा अक्सर। तो बच्चों हिली एरिया पे होता है, हम देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी बारिश चाहिए होती है, और ये हर एक रूट जो होता है टी का वहाँ पे खूब सारा पानी स्टोर हुआ होता है। That is why it is grown on mountain slopes. Assam produces maximum tea. Besides Assam, tea is produced in West Bengal, Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. यहाँ सब पे चाय प्रोड्यूस होती है। अब देखो things to know.
इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड. डिस्कवरी ऑफ कॉफी प्लांट. तो बच्चों इंडिया जो है पूरी दुनिया में काफ़ी सारी चाय प्रोड्यूस करता है. और डिस्कवरी ऑफ कॉफी प्लांट. बच्चों कॉफी प्लांट को मतलब प्लांट तो प्लांट है, जंगल में तो सब ऐसे ही उग जाते हैं, तो किसने ढूंढा था कॉफी प्लांट को? तो देखो खालदी डेली टुक हिज गोड्स फॉर ग्रेजिंग. तो ये काल्दी जो था वो हमेशा अपनी गोड्स को ग्रेज कराने ले जाता था, यानी चारा चरवाने. He was fed up with the flocking of goats. और वो इधर उधर जो था वो गोट्स को ले जाकर कंटाल गया था, बड़ा परेशान हो गया था. One day he ate the fruit of the plant which his goats were eating and he also felt fresh. एक दिन उसने जो उसकी गोट्स जो थी वो जाकर वही कॉफ़ी प्लांट को खाती थी. तो एक दिन इसने सोचा कि ये गोट्स यहाँ पे बार बार मुझे क्यों ले आती हैं. उसने वो प्लांट खाया तो उसको भी बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया. दस ही इंट्रोड्यूस्ड कॉफ़ी टू द वर्ल्ड. कॉफ़ी इज प्रोड्यूस्ड इन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला. और इस तरीके से खालदी ने पूरी दुनिया को कॉफ़ी का स्वाद के बारे में समझाया और तब जाके दुनिया को कॉफ़ी के बारे में पता चला. कॉफ़ी ज़्यादातर कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला में प्रोड्यूस होती है, अगर हम हमारे इंडिया की बात करें. अब देखो इरिगेशन की बात करते हैं. इरिगेशन मतलब किस तरीके से हम पानी सप्लाई करते हैं प्लांट्स को. मॉनसून इन इंडिया इज इरेगुलर एंड अनसर्टेन. मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एक्सपीरियंस स्कैंटी रेनफॉल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो बच्चों इंडिया में जो रेनफॉल होता है वो बिल्कुल इरेगुलर है. ज़्यादातर हमारे देश को मानसून के समय कभी कभी बहुत कम बारिश का भी सामना करना पड़ता है. ड्यू टू अनसर्टेन रेनफॉल मोर देन वन क्रॉप इज रेयरली ग्रोन. और बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी के कारण क्या होता है, बारिश का आना जाना कुछ पता नहीं होता है, तो इसीलिए क्या होता है रेनफॉल का हम लोग रेनफॉल के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते. हैंस टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इरीगेशन इज नेसेसरी. इसीलिए हमें इरीगेशन यानी पानी की सप्लाई की सुविधा करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे देखो मैप है, रिवर और डैम आपको दिख रहे हैं. यहाँ पे देखो नर्मदा के ऊपर जो सरदार सरोवर डैम है, यहाँ पे देखो सब जगह पे जो डैम्स है, यहाँ रिवर गंगा आपको दिख रही है, गोदावरी दिख रही है, ये नागार्जुन सागर डैम है कृष्णा नदी के ऊपर. तो ये अलग अलग बच्चों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं डैम्स एंड रिवर्स. इनके द्वारा ही हमारे देश में पानी की सप्लाई होती है. अब देखो शुड डैम्स बी बिल्ट ऑन रिवर्स, डू यू एग्री? वाई नॉट? तो बच्चों क्या नदियों के ऊपर डैम बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? अगर आप हाँ बोलते हो तो क्यों और ना बोलते हो तो क्यों, ये आपके व्यूज यहाँ लिखने हैं. अब देखो थिंग्स टू नो. The length of Indira Canal is 9,425 km. It is the longest canal project of the world. It is because of this canal that barren land of Rajasthan has become fertile for farming. तो बच्चों ये जो इंदिरा कैनल है इसकी दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल है, ये प्रोजेक्ट है पूरे वर्ल्ड का. और इसके कारण ही राजस्थान के जो सूखे पड़े हुए बंजर जो लैंड थे ज़मीन, वो भी अब फार्मिंग के लिए रेडी हो गए हैं. अब देखो हमारे देश की इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं. इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन. तो इंडस्ट्रीज जो है वो क्लासिफाई की जाती हैं 3 टाइप्स में. इन्वेस्टमेंट के कितने पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं, बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं या बहुत कम, कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, लाखों एम्प्लॉयज़ काम करते हैं या बहुत कम, और कितना क्वांटिटी वो प्रोड्यूस करते हैं, बहुत कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं या बहुत ज़्यादा. तो देखो कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते हैं. when people make things at home in which the investment is very low like incense stick यानी कि अगरबत्ती, पापड़, फर्नीचर, पिकल यानी अचार, तो जो छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है घर पे लोग काम करते हैं तो उसे कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, यानी छोटी सी. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ अ फैक्ट्री, सम मशीनरी, सम वर्कर्स एंड विच इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉटेज इंडस्ट्री. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब छोटी सी कोई फैक्ट्री है, उसमें थोड़े से मजदूर हैं या काम करने वाले वर्कर हैं और उसके अंदर थोड़ी बहुत मशीन्स है, तो उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है. In small scale industries, toys, TV, refrigerator, plastic items are made. और इन small scale industries के अंदर टीवी, टॉय, रेफ्रिजरेटर ये सारी चीज़ें बनाई जाती है. हैवी इंडस्ट्री यानी बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे मशीनरीज होती हैं, बड़े बड़े आइटम्स बनाए जाते हैं. तो देखो हैवी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच बिग फैक्ट्री, बिग मशीनरी एंड लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स वर्क. इट रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट. बहुत ज़्यादा वर्कर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है. सो इट इज़ कॉल्ड हैवी इंडस्ट्रीज.
इट इंक्लूड्स आयरन एंड स्टील, मोटर कार, सीमेंट एक्सेट्रा, ये सारे प्लांट इसमें होते हैं। तो बच्चों ये हमारे मैप में देखो यहाँ पर आपको सिंबल्स दिखाए हुए हैं। कॉटन क्लोथ कहाँ बनते हैं, तो ये देखो अहमदाबाद में बनते हैं। ये फिर आपको दिख रहा है शुगर, वुडन टेक्सटाइल, तो ये जामनगर में देखो शुगर भी दिख रहा है। फिर वुडन टेक्सटाइल भी यहाँ पे है। वुलन टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल का मतलब होता है कि टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़े, तो ऊन के कपड़े भी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बच्चों बताई हुई है। अब देखो कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें, व्हाट डू यू रिक्वायर टू मेक कॉटन क्लॉथ। तो बच्चों हमें फाइबर बनाने पड़ते हैं पहले, ये आपने साइंस में फाइबर टू फैब्रिक में सब पढ़ ही रखा होगा। हमें मशीन्स चाहिए होती है, कॉटन का सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए होता है कॉटन प्लांट में से। द कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन क्लोथ इंडस्ट्री, तो कॉटन का जो क्रॉप होता है वही चाहिए होता है। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड इन इंडिया इन अहमदाबाद, सूरत, मुंबई एंड कोयम्बतूर। तो ये जो जगह है जहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर फैली हुई हैं। अब देखो थिंग्स टू नो, First Gloucester was the first cotton textile mill set up in Kolkata in 1880। तो फोर्ट ग्लॉस्टर नाम की जो कंपनी थी वो सबसे पहली कॉटन टेक्सटाइल कपड़ों की मिल थी जो कोलकाता में बनी थी। अब देखो वुलन इंडस्ट्री, तो बच्चों ये जो हमारे स्वेटर्स होते हैं तो ये इनको बनाने की जो ऊनी कपड़े बनने की इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड एज द कॉटेज इंडस्ट्री एंड नाउ इट हैज डेवलप्ड इनटू एन इम्पॉर्टेंट बिग इंडस्ट्री। इट हैज डेवलप्ड इन पंजाब, इसके मेन सेंटर है लुधियाना, महाराष्ट्र, गुजरात, जामनगर, अहमदाबाद एंड हरियाणा। तो यहाँ पर वुलन इंडस्ट्रीज फैली हुई है। शुगर इंडस्ट्री की बात करें, विच क्रॉप इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर शुगर, तो अभी अभी मैंने आपको बता दिया था शुगर केन यानी गन्ने की जरूरत पड़ती है शक्कर बनाने के लिए। शुगर केन जूस इज रिक्वायर्ड टू मेक शुगर। शुगर इंडस्ट्री इज मेनली डेवलप्ड इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो यहाँ पर शुगर केन जो है वो उसकी इंडस्ट्रीज बनी हुई है। अब देखो सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, विच मिनरल आर रिक्वायर्ड फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, तो बच्चों सीमेंट इंडस्ट्री के लिए हमें चूना और इन सब की ज़रूरत पड़ती है। विच वेयर इज सीमेंट यूज, सीमेंट कहाँ यूज़ होती है, तो घर बनाने में, बिल्डिंग बनाने में। तो देखो इन रिसेंट ईयर्स द सीमेंट इंडस्ट्री हैज़ रैपिडली डेवलप्ड इन इंडिया। द स्टेट्स लाइक गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु आर नोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। तो इन स्टेट्स में सीमेंट इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। पेपर इंडस्ट्री की बात करें, पेपर इज यूज डेली बाय एवरीवन इन इंडिया। द पेपर मिल्स आर सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात। तो देखो पेपर यूज्ड इन न्यूज़पेपर्स इज मेड इन नेपानगर, मध्य प्रदेश में, जहाँ से पूरे देश के न्यूज़पेपर्स के लिए जो पेपर बनते हैं। फिर देखो द करेंसी नोट पेपर इज मेड इन होशंगाबाद एंड देवास। तो देवास जो है वो मध्य प्रदेश में, जहाँ पे हमारे करेंसी यानी कि रुपयों के लिए जो पैसे होते हैं उनके लिए जो नोट बनाए जाते हैं। तो आप लोगों को अगर खूब सारे नोट बनाने हैं तो आप चले जाइए वहाँ पे और वहाँ से वो पेपर ले आइए। अब देखिए आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो फ्रॉम स्मॉल नेल्स टू ह्यूज मशीनरी एंड देयर स्पेयर पार्ट्स एवरीथिंग इज मेड बाय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो बच्चों एक छोटी सी कील हो या बड़ी बड़ी मशीनें हो, सब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में बनती हैं। अब देखो थिंग्स टू नो, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर लोकेटेड इन भिलाई मध्य प्रदेश में, बोकारो बिहार में, भद्रावती कर्नाटक में, जमशेदपुर झारखंड में। जमशेदजी टाटा इज नोन एज फादर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो जमशेदजी टाटा को हम फादर ऑफ स्टील इंडस्ट्री कहते हैं। अब जूट इंडस्ट्री देखो, जूट क्लॉथ, गनी बैग यानी बोरी, जूट बैग्स, ये सारी चीजें जूट से बनती है, आर मेड फ्रॉम जूट फाइबर्स। नाउअडेज द डिमांड फॉर गनी बैग्स एंड जूट बैग्स हैव रिड्यूस्ड। आज के समय में लोग जो है बोरी वगैरह नहीं यूज करते, आज के समय में सब प्लास्टिक यूज करते हैं, क्योंकि क्या होता है बोरी में पानी चला जाता है, बोरी कभी फट जाती है, तो ये सब के लिए लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ों की डिमांड करते हैं, जो बहुत ही गलत है। अब देखो वेयर आर जूट इंडस्ट्रीज लोकेटेड, तो आपके पास बच्चों ऊपर मैप है, आप उसमें से ढूंढ के यहाँ पे लिख सकते हो। अब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं। पेट्रोकेमिकल का मतलब होता है पेट्रोलियम और केमिकल्स जो मिक्स होते हैं। तो देखो मिनरल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आपको तो पता ही है ओएनजीसी क्या करती है, तो ओएनजीसी ऑयल जो होता है जमीन के नीचे जो तेल होते हैं उसको निकालती है। देयर आर मेनी कंपोनेंट्स इन मिनरल ऑयल, डिफरेंट कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड आफ्टर इट्स प्योरिफिकेशन टू गेट केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, टार, कोल एक्सेट्रा। तो बच्चों ये जब आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे अपने साइंस में, तो ये आपको पता चलेगा कि कैसे जमीन के नीचे से निकले हुए जो ऑयल होता है ब्लैक कलर का, उसी में से सारे पेट्रोल, डीजल ये सब निकलते हैं।
This industry is dependent on mineral oil. The refineries in Gujarat, Vadodara, Jamnagar, Mumbai, Visakhapatnam, Chennai, etc. purify mineral oil. तो यहाँ पे ये industries बनी हुई है. The dyeing and the pharmaceutical industries are part of petrochemical industry. तो ये डाइंग का मतलब होता है बच्चों रंगना, कलर करना. फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयाँ. ये सारी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है. वेरियस केमिकल्स, सोडा ऐश, पेट्रोकेमिकल्स एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ डाइंग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. टुडे केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड मोर इन एग्रीकल्चर. The chemical fertilizer factories are located at Kalol, Vadodara, Sindri, Mumbai, Gorakhpur and Durgapur. तो ये जो chemical factories हैं ये सारी वडोदरा में, सिंदरी में, मुंबई में, गोरखपुर में, दुर्गापुर में बच्चों फर्टिलाइजर की ये सब वहाँ पे लगी हुई हैं. Dear children, fill in the table given below with the information provided in the lesson and also add extra information if you can. तो बच्चों जैसे इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री डिपेंडेंट ऑन मिनरल्स है, इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट है. तो फॉरेस्ट में कौन कौन सी है, तो देखो जैसे सैंडलवुड की होती है, कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए होती है, फिर वुड टिम्बर के लिए होती है, फर्नीचर के लिए होती है. मिनरल्स के ऊपर जो डिपेंडेंट होती है तो देखो पेट्रोल की, फार्मास्यूटिकल्स, इस तरीके से. फिर इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, तो शुगर इंडस्ट्री शुगर केन पे डिपेंडेंट है. कॉटन के कपड़ों के लिए कॉटन पे, कॉटन के क्रॉप पे. जूट के कपड़ों के लिए, मतलब जूट के क्लॉथ के लिए या फिर बैग के लिए जूट के प्लांट पे. तो इस तरीके से आप वहाँ पे लिख सकते हो. अब देखो ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में किस तरीके से आया जाया ले जाया जाता है सामान को. तो देखो रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन आर नॉट ओनली यूज्ड बाय मैन टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट ऑल्सो टू ब्रिंग द पीपल नियरर टू ईच अदर. तो बच्चों ये जो रोड्स या ट्रांसपोर्टेशन होते हैं ये इंसानों को लाने ले जाने के लिए नहीं बल्कि सामान को इधर उधर ले जाने के लिए भी यूज होता है. इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग द यूनिटी ऑफ नेशन. और पूरा देश जो है फिर वो एकजुट हो जाता है. किसी स्टेट में अगर कोई चीज़ नहीं होती है तो वो दूसरे स्टेट से वो चीज़ें लेता है. इस तरीके से देश का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यानी पैसे का व्यवहार होता है. देयर आर नाउअडेज एयरवेज, रेलवेज, वाटरवेज इन इंडिया. Along with them, ropeways are also used. Pipelines are used in transport liquid. तो बच्चों रोडवे तो है ही, हम व्हीकल से जाते हैं. एयरवे यानी प्लेन से, हेलीकॉप्टर से जाते हैं. रेलवे यानी ट्रेन से जाते हैं. वाटरवे यानी शिप, बोट से जाते हैं. इनके साथ बच्चों आजकल रोपवे भी होता है, पता है ना आपको, पावागढ़ में, अंबाजी में रोपवे होता है. और लिक्विड को अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो उसके लिए पाइपलाइन सबसे बेस्ट वे है. तो ये आप इंडिया का मैप देख सकते हो, उसमें नेशनल हाईवे हैं जो पूरे देश को जोड़ रहे हैं. फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बच्चों ये आप देख सकते हो, यहाँ से ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये रेड कलर का आप देख सकते हो. क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं. तो आप देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल टाइप ये दिख रहा है आपको, ठीक है. ये क्या कर रहा है, हमारे देश के बड़े सिटीज को जोड़ रहा है. अब देखो व्हाट विल हैपन इफ देयर आर ओनली रेलवेज विद इन द नेशन. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट विल अराइज इन द एब्सेंस ऑफ रोडवेज. व्हाट डू यू थिंक. तो बच्चों क्या होगा अगर देश में सिर्फ रेलवे हो और कोई दूसरा साधन ना हो, और अगर रोडवेज ना होते तो क्या करते. तो ये चीजें आपको खुद लिखनी है. अब देखो रोडवेज के बारे में जानते हैं. रोडवेज आर अ यूनिक फीचर ऑफ अ नेशन एंड आर इक्वली बेनिफिशियल. बहुत ही जरूरी है रोडवेज, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके फायदे भी बहुत है. Roads are constructed to connect villages and provide facilities of transportation to the villages. The road web of India is the biggest one in the world. तो बच्चों रोड अगर नहीं होते तो हर एक गांव, हर एक शहर जुड़ते कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और इंडिया के जो रोड्स हैं वो पूरी दुनिया के, ये जो कनेक्शन है हमारा, ये सबसे बड़ा कनेक्शन है. अब देखो टाइप्स ऑफ रोड की बात करें तो विलेज में कैसा रोड होता है, तो कच्चा होता है. तो अब इसको हम अच्छे से समझते हैं. तो देखो विलेज रोड कनेक्ट्स द विलेज विद द मेन सिटी ऑफ तालुका और डिस्ट्रिक्ट मेन सिटी. तो गांव के जो रोड होते हैं वो क्या करते हैं, शहरों के या डिस्ट्रिक्ट के रोड से उसको जोड़ते हैं. डिस्ट्रिक्ट के रोड को जानते हैं. द डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्ट्स द मेजर रीजन ऑफ सिटीज विद द तालुकास. स्टेट हाईवे की बात करते हैं. स्टेट हाईवेज कनेक्ट द स्टेट कैपिटल विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड इंपॉर्टेंट सिटी. तो जो कैपिटल होती है वहां तक पहुंचने के लिए जो अच्छे रास्ते बनाए जाते हैं. और नेशनल हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईवे. इट कनेक्ट्स वन स्टेट विद अनदर. इट कनेक्ट्स द मेन सिटीज, पोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स एक्सेट्रा. देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 50 नेशनल हाईवेज. तो बच्चों जो नेशनल हाईवे होते हैं वो देश की सारी बड़ी बड़ी शहरों को सबको कनेक्ट करते हैं. नेशनल हाईवे नंबर 7, इट
it being the longest highway of India, it extends from वाराणसी to कन्याकुमारी। तो जो हाईवे नेशनल हाईवे नंबर 7 वो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट हाईवे है इंडिया का। फिर नेशनल हाईवे नंबर 35, इट इज द शॉर्टेस्ट हाईवे, इट कनेक्ट्स कोलकाता टू बोंगांव द सिटी नियर द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट हाईवे है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, ऑन द बेसिस ऑफ द लैंड रूट मैप ऑफ इंडिया मेक अ लिस्ट ऑफ नेशनल हाईवेज ऑफ गुजरात। तो आपको ऊपर मैप तो दिया हुआ ही है, उसमें से गुजरात के नेशनल हाईवे को मार्क करो। फिर इन द फोटोग्राफ्स गिवन अबाउ द माइलस्टोन हैड द टॉप कलर ग्रीन एंड येलो, वाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पर ग्रीन और येलो कलर का जो टॉप स्टोन है, ये क्यों? यहाँ पे देखो आप ग्रीन देख सकते हो, ठीक है, ये ग्रीन, इसे हम बच्चों स्टेट हाईवे, ग्रीन का मतलब होता है स्टेट हाईवे, ठीक है। और ये जो अहमदाबाद नरोड़ा ये आप देख रहे हो, ये येलो हाईवे होता है। अब देखो थिंग्स टू नो, देखो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज अंडर कंस्ट्रक्शन इन इंडिया, इट विल ज्वाइन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, इन चारों को वो कनेक्ट करेगा। इट्स लेंथ वुड बी अबाउट 5846 किलोमीटर। देयर वोंट बी एनी रेलवे क्रॉसिंग बट 75 ओवर ब्रिजेस वुड बी कंस्ट्रक्टेड। इसमें कोई रेलवे क्रॉसिंग नहीं होगा। रेलवे क्रॉसिंग पे क्या होता है, फिर रुकना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है, इसलिए बहुत ही हाई स्पीड ये बनेगा। अब देखो बच्चों, एक और जरिया है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, एंड दैट इज रेलवेज। रेलवे नहीं होगा तो फिर देश में ही कुछ नहीं होगा। तो देखो, इंडियन रेलवेज इज वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मैनी पीपल ट्रैवल टुगेदर एट द सेम टाइम। तो लोग अपनी जॉब पे जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं मेट्रोज में और इसमें, तो बहुत सारे लोग रेलवे में जाते हैं। गुड्स इन बल्क क्वांटिटी कैन बी ट्रांसपोर्टेड टुगेदर। गुड्स यानी सामान की बात हो रही है, बल्क यानी बहुत ज्यादा जत्थे में हम एक साथ रेलवे ट्रेन में लोड कर सकते हैं मालगाड़ी के अंदर। ट्रैवलिंग हैज बिकम फास्टर एंड टुडे इंस्टेड ऑफ कोल, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स आर यूज्ड। देयर आर मेट्रो रेल्स इन दिल्ली एंड कोलकाता। अब देखो वाटरवेज की बात करें, पानी के जरिए हम कैसे जा सकते हैं इधर से उधर। इन इंडिया वाटरवेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इनएक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। काफी सस्ता है बच्चों, बहुत जरूरी। देखो बच्चों, पूरी दुनिया में अगर सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो, गाड़ियां लानी हो या कोई भी चीज, तो प्लेन में लाया ले जाया नहीं जाता है, क्योंकि प्लेन फिर हैवी हो जाएगा। इसीलिए हर एक सामान को लाना ले जाना जो होता है वो दरिया के रास्ते से लाया जाता है। इन इंडिया द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर पेरिनियल रिवर्स, जो मतलब पूरे साल भरी रहती हैं। Hence, steamers, boats are used to transport passengers and goods throughout the year. International trade and traveling, the pleasure can be carried out via waterways. तो international traveling भी क्या होती है, waterways के द्वारा हो सकती है। अब बच्चों एयरवेज की बात करें तो हमारे दिमाग में तुरंत प्लेन आ जाता है। तो देखो, इन द प्रेजेंट टाइम्स एयरवेज आर यूज्ड टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर within a short span of time. Airports are constructed for the safe takeoff and landing of the aeroplanes. तो बच्चों एयरपोर्ट्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं ताकि सेफ टेक ऑफ किया जा सके, अच्छे से लैंडिंग के कर सके एरोप्लेन की। The international airports are located in Ahmedabad, Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai and Thiruvananthapuram. Indian Airlines provide the service for domestic travel and Air India provides the service for international level. तो ये भी आप याद रखना, डोमेस्टिक यानी घरेलू इंडिया में ही घूमना हो या इंटरनेशनल यानी कि फॉरेन में जाना हो। Apart from this, private airlines also functions as an important means of travel by air. तो प्राइवेट एयरलाइंस भी होती है बच्चों, तो आप एयर इंडिया देख सकते हो, ये हमारे प्लेन्स हैं। अब रोपवे की बात करें तो बच्चों ये आपको दिख ही रहा है यहाँ पर किस तरीके का होता है रोपवे। द माउंटेनियस रीजन, देयर रोड्स और रेलवेज कैन बी कंस्ट्रक्टेड, देयर रोपवेज आर कंस्ट्रक्टेड। तो माउंटेनियस रीजन में बच्चों पहाड़ी इलाकों में ना हम ट्रेन बना सकते हैं ना हम रोड बना सकते हैं, तो इसीलिए वहां पे रोपवे हम इजीली बना सकते हैं। तो देखो रोपवेज कहाँ पे बनी है, तो बच्चों पावागढ़ मुझे याद है, अंबाजी मुझे याद है, और भी आप यहाँ पर ढूंढ सकते हो गूगल करके। रोपवेज आर कंस्ट्रक्टेड एट राजगीर इन बिहार एंड इन मैनी प्लेसेस ऑफ हिमालय। तो इस तरीके का बच्चों रोपवे होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आपका फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम।